कोविड काळामध्ये जवळजवळ 2000 त्यांनी असे अंत्यसंस्कार केले शवांचे आणि आजपर्यंत तो आकडा 5000पेक्षा जास्त आहे. त्यांचं ग्रँट रोडला ऑफिस आहे, ट्रस्ट आहे, त्यांच्याकडे शववाहिन्या आहेत आणि जवळजवळ 12 ते 14 लोकांची टीम आहे त्यांची. आत्ता मला तुम्ही दाखवलं की आत्ता 4 डेड बॉडीज आहेत म्हणे. आता त्यांच्या सगळ्या मोबाईलवर सगळं रेकॉर्ड आहे त्यांचं की कुठल्या अवस्थेत असतात, ती बेवारच असतात, ट्रेनमधनं पडलेली असतात, हॉस्पिटलमध्ये असतात, पोलीस स्टेशनवरनं निरोप येतात, हेच काम करतात. कधी कधी तर 14, 15, 16 अशा डेड बॉडीजसुद्धा रोज असतात. ही टीम दिवसभर हेच काम करत असते. म्हणजे सरकारकडनं काही येणं हे नाही आहे, हे काम करणं फार वेगळ्या पद्धतीचं आहे. मला आठवते मी मुलुंडला राहतो. मुलुंडला माझा एक गौतम जैन नावाचा मित्र आहे, मी आता बोललो. त्याचा स्वतःचं त्याचं दुकान आहे किराणा मालाचं, पण त्याचा हाच एक समाजसेवेचा एक भाग होता. तो बेवारच प्रयत्न घ्यायचा, पण त्याचा सगळं राजावाडी हॉस्पिटल घाटकोपर. त्यांनी अशी एक 10-12 लोकांची टीम केली. त्याचं आता 77-78 वय आहे. गेल्या 2-4 वर्षापासून त्यांनी काम थांबवलं आणि यांचं काम चालू आहे. म्हणजे सर्वसामान्य लोक सामाजिक संस्था हे काम करत नाही, सरकारसुद्धा हे काम करत नाही, हे सगळं ते काम करत आहे. आज त्यांच्याकडूनच आपल्याला हे सगळं ऐकायला मिळावं. अरुण पाटीलनी मुद्दाम यांचं नाव आपल्याला सुचवलं. मग अशी आपले GM साहेब होते, त्यांच्याबरोबर यांची भेट चर्चा झालेली आहे. आपण सगळे तुमच्याकडनंच ऐकायला आम्ही उत्सुक आहोत आणि आमच्या प्रहारच्या वतीनं थँक्यू. तरी आपण हे तुमचा सगळा प्रवास ऐकायला मी उत्सुक हो. म्हणजे पत्रकारिता सोडून तुम्ही आचार्यकडे कसे काय वळला? आता हे सगळं आता वाहून कसं काय घेतलेलं आहे? सुरुवात कशी झाली? हां सर हिंदी में बात कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं मराठी में. देखिए शुरुआत हमारी ऐसा हुई कि जब कोविड काल शुरू हुआ तो सबसे पहला कोविड को इतना डरावना बनाने वाले सिर्फ हमारे पत्रकार ही थे. इतना बड़ा बना दिया था कि लोग इतना डर चुके थे कि उन्होंने मान लिया था कि बाहर निकलने के बाद हम मर जाएंगे. तो शुरुआत में सरकार ने भी न चाहते हुए एक GR पास किया था जिसने ये बताया था कि जितनी भी कोविड से डेड होगी उस डेथ को हम क्रीमेट करेंगे. तो जो सबसे पहला मामला आया था पूरे मुंबई में वो मलाड मालवनी का एक टैक्सी ड्राइवर थे, वो कोविड से एक्सपायर हुए थे. क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे इसलिए उन्होंने क्रीमेट करने के लिए बोला तो मुस्लिम समाज ने जिसका ऑब्जेक्शन उठाया. उसके बाद में वो पहला क्रीमेशन हुआ और मुस्लिम समाज ने उसको इतना हंगामा कर दिया, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या लोगों ने. तो उसके बाद तो सरकार को ये बताया गया कि पूरी दुनिया में बरियल होता है, क्रीमेशन सिर्फ इंडिया, श्रीलंका, बर्मा इसी जगह पे होता है. तो दुनिया के अंदर जब कोविड नहीं फैल रहा है तो यहाँ कैसे? तो सरकार को बात समझ में आई और तुरंत उस GR को रिवाइज किया गया और मुंबई में ऐसे 7 कब्रिस्तान अलॉट किए गए जहाँ पर बरियल की परमिशन थी. लेकिन मुद्दा ये था कि बरियल करेगा कौन? कब्रिस्तान आ गया, शमशान आ गया. शमशान के अंदर ये रूल बताया गया था कि जितने गैस चैम्बर्स है, इलेक्ट्रिकल है, उसी में क्रीमेशन होगा. ट्रेडिशनल तरीके से जितना होता था वो सब बंद कर दिया गया. तो चुनौती ये थी कि उस वक्त पे इलेक्ट्रिकल और गैस चैम्बर्स बहुत कम थे हमारे पास. तो लिमिटेड शमशान अलॉट किए गए थे कि सिर्फ ये शमशान है जो बॉडीज लेंगे. शुरुआत में ऐसा होता था कि जिनके पास 2 मशीनें, एक मशीन पूरे दिन में वो चलाते थे. एक मशीन के अंदर 8 से 9 बॉडीज पूरे दिन में क्रीमेट होती थी. उसके पास सेकंड मशीन जो है वो रात को यूज़ की जाती थी. मशीन्स और शमशान कम थे, बॉडीज ज़्यादा थी. तो हर हॉस्पिटल से जो है वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में जितना दायरा होता था उसी के अंदर आपको क्रीमेट करना होता था या
बरियल करना होता था, तो उसलिए लाइन लगती थी एक। मुस्लिम में तो क्या है, आपने खड्डा खोदा, फटाक से उतारा, अंदर डाल दिया, बरियल हो गया। लेकिन हिंदू के अंदर ऐसा था कि अगर एक बॉडी मशीन में है, वो 1.5 घंटा कम से कम उस बॉडी को लगता था, उसके बाद में उसके सफाई के लिए आधा घंटा, यानी कि आप न भी चाहो तो 14-16 घंटे के अंदर आपकी 8 बॉडीज जो है वो पूरे दिन में निकलती थी। तो जब बरियल का आया तो हमने कुछ दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम आगे आके काम करें। तो ऐसे कुछ 5-7 लोगों की टीम बना के हमने काम शुरू किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए आने लगा, हम जब हॉस्पिटल्स में पहुंचने लगे फैमिली के साथ में, तो वहाँ एम्बुलेंसेस की कमी थी, क्योंकि जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस जो अभी हमको मिलती है वो बंद थी, डर के हमारे को चला नहीं रहा था। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड एम्बुलेंसेस थी। अगर वो एक एम्बुलेंस के अंदर बॉडी डालकर अगर वो शमशान गया है और उसके पहले 4 या 6 एम्बुलेंसेस के अंदर बॉडीज है, तो वो जब एक एक करके खाली होगी तब इसका नंबर आएगा। जब इसका नंबर आएगा तब वो छोड़ करके रिटर्न आएगा और दूसरी बॉडी लेगा। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी एम्बुलेंसेस हायर करें पैसा देके। तो हमने जितने लोगों को कांटेक्ट था या कई लोगों के कांटेक्ट्स निकाल के हमने बात करने की कोशिश की, तो वो कोई भी व्यक्ति जो है हमको एम्बुलेंसेस देने को रेंट पे तैयार नहीं था, क्योंकि कोविड का डर इतना था कि शायद हम अगर बॉडी अंदर रखेंगे या पेशेंट्स ले जाएंगे तो हो सकता है कल ये लोग भी मर जाए। तो सबने मना कर दिया। फिर हमने एक सोचा कि हमारे कुछ दोस्तों के पास ऐसी एम्बुलेंसेस है जो डंप हुई है, उन्होंने कभी ली थी लेकिन मेंटेनेंस के चलते उन्होंने बंद कर दी। तो फिर उनको कांटेक्ट किया गया कि आपकी एम्बुलेंसेस की क्या कंडीशन है। तो उसने बोला अरे सड़ी हुई है 4 साल से, किसी ने बोला 6 साल से पड़ी हुई है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक काम करो, वो एम्बुलेंसेस आप हमको फ्री में गिफ्ट कर दो, तो आपके पास जगह खाली हो जाएगी। तो उनको आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने बोला क्या करोगे? हमने बोले कोविड के अंदर यूज़ करेंगे। बोले कई साल? मतलब वो आप छोड़ दो, आप खाली वो गिफ्ट कर दो। तो सबसे पहले हमारे एक मित्र है सलीम पटेल बोल करके, उसने अपनी एम्बुलेंसेस दी, जिसको हमने टो करके साउथ बॉम्बे ले गए। नहीं बराबर, पहला गोरेगांव के अंदर उसके थोड़ा हमने रिपेयर किया, साउथ बॉम्बे जाने की कंडीशन में उसको किया, फिर उसको वहाँ लेके गए। हमारे एक मित्र थे जो कोविड में एक्सपायर हो गए, इंस्पेक्टर आजम पटेल, क्योंकि वो क्राइम में उसमें थे। तो हमने उनको बोला कि आजम भाई एम्बुलेंसेस तो आई है लेकिन पार्ट्स नहीं मिल रहे। तो बोले क्यों? दुकान बंद है। तो बोले ठीक है, मैं बोल के खाली खुलवा देता हूँ आपको। तो आजम पटेल ने चोर बाजार में और कुरला में कई लोगों को बातचीत की और हमारे को पार्ट्स वगैरह दिलवाए। फिर मैकेनिक को जब हम लोग ने बोला तो वो तैयार नहीं आ रहे, बोले कोविड का काम है। हमने बोला भाई कोविड वाली एम्बुलेंस नहीं है, ये पिछले कई सालों से पड़ी थी, खाली इसको बना के देना है। तो इस तरीके से ऐसी 5 एम्बुलेंसेस हमने अलग अलग जगह से जो डम कंडीशन में थी वो ली। फिर कुछ जो दोस्त थे उन्होंने, जैसे मिल्लत नगर वालों ने हमको एक एम्बुलेंसेस दी थी, यहाँ बैंड्रा वेस्ट में बकर कसाई के लोगों ने हमको दी, वर्ली के अंदर एक मनसे वाले थे उन्होंने हमको दी। इस तरीके से 8 एम्बुलेंसेस हमने पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रन करना शुरू किया, कुछ बॉडीज़ के लिए, कुछ पेशेंट्स के लिए। फिर हमको पता लगा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और ऑक्सीजन काफ़ी महंगा हो गया था। तो फिर हमने किसी तरीके से कांटेक्ट करके गुजरात से ऑक्सीजन मंगाया, 400 सिलेंडर। वो अलग अलग मस्जिद में और अलग अलग ट्रस्ट के लोगों को हमने रेट टू रेट प्रोवाइड करा के दिया कम भाव में, और उनको बोला कि जिसको ज़रूरत लगती है आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले करके उनको प्रोवाइड कराइए। इस तरीके से ये काम शुरू हुआ। और पहले मुस्लिम बॉडी से शुरू हुआ, मुस्लिम बॉडीज़ लाते थे हम। तो हालात ये थे हॉस्पिटल्स के अंदर के मॉर्चरी रूम में जब जाते थे तो वो इतने डरे हुए होते थे कि बॉडीज़ को है ना पैक करके वो प्लास्टिक बैग के अंदर रखा जाता। आप लोगों ने पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं देखा है। तो चेहरा पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता था कि जेन्युइनली हम जिसको लेने आए वही है या दूसरा है। तो हम लोगों की टीम आने से पहले जो हम 4-5 लोग थे, हम खोल करके उसकी फ़ोटो लेते थे, फिर फैमिली को भेजते थे, हॉस्पिटल्स के लोगों को बताते थे नंबर वगैरह। जब कंफर्मेशन होती थी फिर हम मुस्लिम बॉडी ले जाते थे और उसकी बरियल करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि मुस्लिम बॉडीज़ तो कम हो रही, तो डॉक्टर्स के अंदर जैसा हम ये आपके यहाँ पेपर्स रखे हैं ना, इस तरीके से बॉडीज़ के ऊपर बॉडीज़ रहती थी, क्योंकि जगह नहीं है, मॉर्चरी तो लिमिटेड होती है, बॉडीज़ बाहर रख नहीं सकते हैं।
तो हमने पूछना शुरू किया कि सर ये बॉडी क्या है। तो उसने बोला यार मुस्लिम बॉडीज आप ले जाते हो, हिंदू बॉडीज को लेने आ नहीं रहा है डर के मारे। तो फिर हमने बोला सर हम लोग करें क्या। तो जो डॉक्टर था उसने बोला पक्का करोगे। अच्छा हमने तो जोश में बोल दिया था उस टाइम पे, तो उसने बोला पक्का करोगे। हम लोग बोले हाँ करेंगे। फिर अचानक याद आया, मैं बोला हम जिस शहर में जिस देश में रहते हैं वहाँ एक राजनीति नाम की बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने उनको बोला सर देखो करेंगे तो सही, लेकिन बाद में पॉलिटिकल विवाद हिंदू मुसलमान का नहीं चाहिए, क्योंकि काम करने वाले सारे लड़के मुस्लिम हैं। तो उन्होंने कहा रुको। फिर उन्होंने किसी सज्जन आदमी को बुलाया, पता चला बाद में वो डीन थे वहाँ के, तो उनके सामने सारी बात हमने रखी। तो उसने बोला मैं गारंटी देता हूँ अगर मेरी नौकरी पे भी आएगी तो भी मैं आपके साथ तैयार हूँ, आप करिए, मैं खड़े रह के बोलूँगा कि यस हमने दिया ही। तो वो जो हौसला था उनका वो हमारे लिए बहुत बड़ा था। हमने पुलिस की मदद से फैमिली को कांटेक्ट किया फ़ोन पे, फिर वो पुलिस ने 4 नंबर वगैरह दिया। उस टाइम पे 4 नंबर कंपलसरी था, तो 4 नंबर डाल करके पुलिस के साथ हम पहुँचे शमशान। तो शमशान वाले डर गए कि अभी तो कुछ दिन पहले ही ये सारा विवाद हुआ था, अब ये फिर मुस्लिम लड़के गलती से आ गए। तो उसने बोला भाई वो अभी चेंज हो गया है, आप लोग कब्रस्तान ले जाओ। तो उसको हमने समझाया कि ये कब्रस्तान वाला नहीं है, शमशान वाला ही माल है। अब लेके तो आ गए, अब तुम ये बताओ कि इसका अंतिम संस्कार करते कैसा है। लेके तो आ गए लेकिन पता तो है ही नहीं कैसा करते। तो उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया कि सर वो हिंदू लोगों में ये होता है, फिर तुलसी डालते हैं, किसी ने कहा गंगा जल डालते हैं, तो कहाँ मिलेगा। चलिए वो तो मालूम नहीं। फिर चूँकि जर्नलिस्ट थे, ऐसे कई पंडित लोगों को ऑनलाइन लिया, उनको बताया तो वो बड़े खुश हो गए थे, बड़े बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हो। तो सर बढ़िया छोड़ा, अब ये बता कि ये जो आया है गले के अंदर इसको फाइनल करना कैसा है, क्योंकि हम तो विवाद के अंदर है ना। तो उन्होंने काफ़ी आइडियाज़ दी कि अगर गंगा जल नहीं भी होगा तो आप नॉर्मल पानी से करा सकते हो। फिर खैर टीम ने जब तक तुलसी ये वो सारी चीज़ें अरेंज कराई, उसी दौरान हमारे पास एक केस ऐसा भी आया था कि ऊपर के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी शायद 10-12 साल की, उसके पिता अलग हो गए थे, माँ अकेली थी, माँ ऊपर में एक्सपायर हो गई थी और बच्ची का कोई था नहीं। तो फिर उसको भी अंतिम संस्कार हम लोगों ने किया। इस तरीके से ये हमारी जर्नी शुरू हुई और जर्नी शुरू होने के बाद समझ लीजिए कि कोविड काल में हमने 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार कराए और अभी इतना सीख गए कि शायद एक हिंदू पंडित जितना नॉलेज रखता है उससे ज़्यादा हम लोग रखने लगे कि मशान में लकड़े कैसे लगाने हैं, ये भी सीख गए। अच्छा शुरुआत में क्या था कि जितना कोविड आता था वो सिर्फ मशीन में डाला जाता था और एक होता था सस्पेक्ट कोविड कि जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी, 5 दिन बाद आएगी। तो फिर हम लोगों ने उसको कहा कि हमारे लिए दिक्कत ये आ रही है कि लाइन बहुत हो रही है, ट्रेडिशनल तरीके से आप चालू करिए। तो सबने मना कर दिया। तो फिर ये हुआ, उनको समझाया गया कि सर सस्पेक्ट कोविड को तो डालिए। तो उसके लिए GR निकाला गया। वो GR लेकर के हम जब पहुँचे शमशान के अंदर तो सबने मना कर दिया कि हो ही नहीं सकता है, हम अपनी जान दे ही नहीं सकते हैं। तो फिर बॉडी बाहर निकाली, उसको बोले अच्छा मत करो, खाली ये बताओ कि लकड़े लगाते कैसा है। तो उसका फिर एक वीडियो बनाया गया कि लगाने का तरीका क्या है। वो करके फिर हमने हमारी टीम को समझाया और वो फिर हमने शुरुआत की। जब शुरुआत की, बॉडी उतारे, उसके ऊपर फिर लकड़े रखे, घी डाले, अग्नि वगैरह दी और उस तरीके से हमने काम शुरू किया। तो जब हमने 5-7 दिन हमने काम किया तो शमशान वालों को समझ में आया कि 5 दिन 7 दिन में लोग मरे नहीं है, मतलब हम लोग नहीं मरेंगे। ये आश्वासन पूरा जब हो गया तब वो धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने आके मदद करनी शुरू की और 15 दिन के अंदर ये हुआ कि वो तैयार करके रखे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई और उसी दौरान हमने देखा कुछ प्लास्टिक बैग के बिना जो बॉडीज है वो अंदर रैक में इधर उधर पड़ी हुई है। तो बोले यार ये कोविड बॉडी कैसी है जिसको आपने प्लास्टिक बैग नहीं पहनाया है। तो बोला भाई कोविड बैग नहीं है, कोविड बॉडीज नहीं है, ये लावारिस बॉडीज है, कोविड के चलते पड़ी हुई है। ये कहाँ से आती है? तो पुलिस से मिलती है, कैसे मिलती है, क्या है, समझा। फिर पुलिस के अधिकारियों से हमने संपर्क किया कि सर हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है काम करने में। बेचारे बड़े खुश हुए। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके हमारी मदद करनी शुरू की। हम लोग शमशान कब्रिस्तान लेके जाने लगे। उसी दौरान फिर हमने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से बातचीत की, पत्रकार विकास संघ
जो एक संस्था है पत्रकारों की, हम लोगों ने से अपने कार्यक्रम था वहाँ विश्वास नागरे पाटिल साहब को सारी चीज़ें समझाई और उनको बताया कि हम इस तरीके से काम करते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी ऑफिस आइए, मुझे समझाइएगा, उसके बाद मैं सारी चीज़ें समझ के आपको लेटर दूँगा। तो हम सारे लोग पहुँचे, मैं, सुनील जी, हम लोग, उन्होंने सारी चीज़ें समझी, उनके राइटर को बुलाया, बोले कैसा होता है, क्या होता है, हम क्या परमिशन दे सकते हैं। तो उसने बोला सर हम परमिशन ये दे सकते हैं कि हमारा ऑफिसर बॉडी क्लेम करे, उनके साथ खड़े रहे अंतिम संस्कार तक, और ये जो टीम है ये अंतिम संस्कार करा देगी। तो इस तरीके से पहला लेटर हमारे को विश्वास नागरे पाटिल साहब ने इशू कराया। उसी को देख करके फिर हमने कैसर खालिद साहब से बात की, वो रेलवे कमिश्नर थे, उनको भी अच्छा लगा और काफ़ी खुशी हुई कि आप लोग इस तरह का काम कर रहे हो। तो उन्होंने फिर लेटर दिया। अब सिसवे साहब आए हैं और सत्यनारायण जी है, हमने उनके पास भी जाकर के पूछा कि सर ये लेटर पिछले जॉइंट सीपी ने और कमिश्नर ने निकाला था, आप इसको बढ़ा दीजिए। तो उसने कहा कि बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑब्जेक्शन लेंगे तो आपको लेटर की ज़रूरत है, आपका जो नोटिफिकेशन निकला है हम उसको मान्य करते, आपको कुछ और मदद चाहिए हमसे तो आप बताइए। अभी इस तरीके की हमारे पास 125 बॉडीज जो है हर महीने लावारिस दुनिया के लिए है, लेकिन हम एक परिवार की तरह उसका आज भी अंतिम संस्कार करवाते हैं। जो रीति रिवाज होता है हम हर बॉडी को चेक करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे लिए चैलेंज ये हो जाता है कि लेडी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है वो जेंट्स बॉडी देखती नहीं है, वो कमांडर को पूछती है कमांडर बगक का है, हिंदू का मुस्लिम, तो कमांडर अपनी बस्ती में रहता है, ऐसा घसते घसते बोलेगा हिंदू, कोई बोलेगा मुस्लिम, तो वो बेचारी लिख लेती है। तो हम जब भी नाम एक लेडी ऑफिसर का पढ़ते हैं तो वो बॉडी को ज़्यादा चेक करते हैं। तो ऐसे कई केसेस हमको मिले हैं कि जिसमें हिंदू लिखा था उसमें मुस्लिम बॉडीज निकली है, मुस्लिम लिखा था उसमें हिंदू निकली है। तो जब हम वो पूरा चेक कर लेते हैं, टीम एकदम कंफर्म हो जाती है कि यस ये ऐसे, तो फिर वो शमशान और कब्रिस्तान उस तरीके से बॉडीज़ को ले जाया जाता है। जो विधि होती है उस विधि से अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के लिए क्या है कि मुस्लिम लड़कों का काम जो है वो सिर्फ चिता तक रखना है। अग्नि के लिए हमने कुछ ऐसे हमारे हिंदू दोस्त है जिनकी हम मदद लेते हैं, वो अंतिम संस्कार करते हैं ताकि हम विवाद में ना पड़े कि क्या किया, क्यों किया, आपके करने से ये आदमी नरक चला गया, तो उससे हम थोड़ा बचते हैं। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। ये समझ लीजिए अभी नवंबर में 5000 से बॉडी हमने कंप्लीट की थी, अब दिसंबर में उससे ज़्यादा है और ये काम कंटिन्यू चल रहा है। आज भी 8 बॉडी हमारे पास है, इसमें से 4 अभी तक फोटो आ चुकी है, 4 अभी आएगी। कल मंडे था तो मंडे के दिन प्रेशर ज़्यादा रहता है। कल हमारे पास टोटल 14 बॉडी थी, क्योंकि रेलवे की जो बॉडीज़ होती है वो एक साथ निकलती है, 5-7 इस तरीके से निकलेंगी। रेलवे एक ऐसा है जो 20 दिन में बॉडीज निकाल लेता है। मुंबई पुलिस जो है वो बहुत जल्दी भी निकालेंगी तो 1 महीने में निकालती है, बाद में मरने वाले का नसीब कितना जल्दी है। बताइए सर, और कोई क्वेश्चन आंसर जिसके आपने ये जो शुरुआत की ना, तो आपके परिवार की तरफ से कैसे मतलब सपोर्ट वगैरह या फिर जाहिर सी बात है कि अगर मेरे परिवार का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं घर के बाहर ही नहीं निकल पाता। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि देखिए हम लोग जर्नलिस्ट रहे हैं तो हमने कई स्टोरीज देखी है जो हम मीडिया चलाती है। सुबह जो होता है ना वो एक छोटा सा एक चूहे की तरह रहता है, रात को आते आते हम लोग वो स्टोरी को इतनी बड़ी कर देते हैं कि वो हम खुद नहीं पहचान पाते हैं। तो कोविड ही मेरी नज़र में वैसे ही था कि सुबह का जो हम बना रहे थे जिस तरीके से, इतना तो यकीन था कि मौत से पहले मौत नहीं है और मृत्यु लिखी है, तो हम आप कहीं भी बैठे, आने वाला कभी बेकार जाता नहीं है, लेके ही जाता है। तो घर बैठ के मरने से अच्छा है कि फील्ड में योद्धा की तरह मरे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने आपने शायद हो सकता है कई लोगों ने ऐसे 26/11 कवर किया हो, तो अगर हम ऑफिस के अंदर रहते तो शायद नाम नहीं कर पाते। जिन लोगों ने वहाँ अनुभव किया है 26/11, वो आने वाले कई सालों तक, कई पीढ़ी बता सकते हैं कि आपने क्या देखा और क्या हालात थे। और जिन लोगों ने ऑफिस में रहा है उसने भी काम किया है, लेकिन जो फील्ड के वर्कर रहे हैं ऑब्वियसली वो
बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। और आज भी हमारी टीम जो ऑफिस में बैठती है बेचारी, उसके मुकाबले जो रिपोर्टर्स बाहर निकलते हैं, वो जो करके लाते हैं, वो टॉप बॉसेस जो ज़मीन से आया होता है वो समझता है। नहीं तो बीच में मैंने देखा था कि एक सीनियर ने किसी एक जर्नलिस्ट को कहा था कि कहाँ रहते हो, तो उसने कहा सर मैं बोईसर रहता हूँ। तो बोले बस बाजू में चले जाओ, एक स्टोरी है। सर कहाँ? बोले बोईसर में। बोले सर बोईसर जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अरे बोले कैसी बात करते हो? बोईसर, उसके बाद में बोईसर। तो फील्ड वर्क आपका हमेशा तारीफ काबिल होता है और उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है सर। रिस्क के बिना दुनिया में कुछ नहीं होगा। जीवन में कुछ करने के लिए मुझे लगता है कि जो समय है वो तो समय है, तय है हमारा। चाहे हम घर रहे, मजदार में रहे या बाहर रहे, यही काम हमारे जवानों ने भी उसको किया था, हमारी पुलिस ने भी किया था। तो हम आप क्यों नहीं कर सकते? अगर हम उस कोरोना काल के अंदर हमारा परिवार पालने के लिए बाहर निकल करके स्टोरी कवर कर सकते थे, तो मुझे लगता है ये काम आसान था हमारे लिए। इसलिए आसान था कि जो हालात थे उस वक्त वो हमारे शहर पे, हमारे मुल्क में थे कोविड का। लेकिन अगर उसी दौरान जो बॉडीज हम क्लेम नहीं करते और उसकी महामारी फैलती, तो वो कोविड से खतरनाक होता। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बारिश की पहली बूंद की तरह बाहर आके तबाह तो होना ही था। और हिस्ट्री अगर आपको करनी है सर, तो थोड़ा तो पागल बनना ही पड़ेगा। घर बैठ के हिस्ट्री या नहीं क्रिएट होती है। वक्त निकल गया और मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब समय जब तक है तब तक मैं ये आश्वस्त हूँ कि मुझे कोई लेके नहीं जा सकता दुनिया से, और जिस दिन लेने आएगा पूरी दुनिया मिलके बचा नहीं सकती। परिवार का वाकई में सहयोग बहुत बड़ा था। अगर परिवार ही चाह लेता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ये काम कर पाता, ना ये हिस्ट्री होती सर। कोविड के समय में आपने क्या, जो ये काम करते हो, क्या प्रिकॉशंस लिए थे अपने आप में और आपकी टीम में? देखिए, शुरुआत में 2-4 दिन तो हमने पीपी किट पहनने की कोशिश की। मुझे पता नहीं आप लोगों ने किसी ने पहनी है पीपी किट या नहीं। जिस लोगों ने पीपी किट पहनी है ना, वो ऐसा लगता था समय से पहले मर जाएंगी। ये अनुभव रहा है। मतलब उस तरह की घबराहट होती थी कि लगता था कि मतलब शाम तक मर जाएंगे। तो हमने सोचा कि इसको निकाल करके जितने दिन लिखे हैं उतने दिन ही जिए। पीपी किट में मरने से अच्छा है, क्योंकि आप एसी में काम करना और फील्ड में काम करने में बड़ा फर्क था। गर्मी के अंदर पीपी किट, आप सांस नहीं ले पाते थे, और मास्क लगा के आप जब घूमते थे ना, तो ऑक्सीजन आपको लगता था कि बहुत कम मिल रहा है। तो हमने सोचा जो भी है देखते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद ये समझ में आ गया किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो फिर हम सिर्फ हैंड ग्लोव्स पहनते थे, बहुत बॉडीज़ के लिए, प्रिकॉशंस के लिए। उसके बाद ना हमने ना हमारी टीम ने किसी ने प्रिकॉशन नहीं किया। शुरुआत में 5 लोगों ने काम की थी, फिर धीरे धीरे करके कई दोस्तों को हमने बुलाया, तो वो सोचते थे पागल हो गया, तुम अक्ल नहीं है, मर जाएगा। लेकिन वो 10 दिन जिंदा रहना, तो धीरे धीरे करके सबको समझ में आया मरने वाला कोई नहीं है। तो वो 5 से 200 की टीम बन गई, जो चर्चगेट से लेके पालघर तक हमने काम करना शुरू किया। सीएसटी से लेकर के तलोजा तक, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वहां तक हमने काम किया। कई शमशान के अंदर हम पहुंच करके वहां कार्य कर सके। कई कब्रिस्तान जो है वो पहले लेते नहीं थे, हमने उसके लिए फाइट की। हर कब्रिस्तान के लोगों को जबरन जो है ये बताया कि आपको लेना होगा। सरकार ने बाद में उसके बाद लॉ पास किया कि जो जिस एरिया का है उसकी बॉडीज वहाँ लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिमेशंस के बाद तो प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन बरियल के अंदर तो एक ग्राउंड अगर खत्म हो गया तो उसके बाद क्या करोगे। तो हमने जब वो सारी चीज़ें समझाई थी हमारी टीम ने, तो सरकार को भी समझ में आई, तो उसने इस तरीके की परमिशन दी। उसके बाद में हमने पुलिस को भी बताया कि जिस तरीके से आप 4 नंबर का प्रेशर कर रहे हो, डर के मारे कई ऑफिसर्स बीमार पड़ रहे हैं, तो 4 नंबर का कानून खत्म किया जाए, और पुलिस को जो भेजा जा रहा है उसको भी कानून को खत्म किया जाए। उसको कमिश्नर थे परमवीर सिंह जी, उनसे भी बात हुई, उनको भी ये आइडिया है, तब वो 4 नंबर का भी कानून खत्म हुआ। जो जुडिक्शन एरिया था वो भी खत्म हुआ। हॉस्पिटल्स के जो एक डर थे कि यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं, उसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी यही हाल था। तो हम
जब हॉस्पिटल्स में जाते थे या किसी सोसाइटी में जाते थे तो हम बड़े मनुष्य थे, लोगों को लगता था कि ये कहाँ से आ गए, ये कोविड बम है एक तरीके से। लेकिन सोशल मीडिया पे हम बहुत बड़े हीरो थे। और हालात पहले कोविड में ये था कि हमने देखा है कि बच्चे माँ बाप को देखने नहीं आते थे, माँ बाप बच्चों को देखने नहीं जाते थे। हमने देखा है कि कई पेशेंट्स को जब हम लेकर के किसी घर से निकलते थे तो परिवार उनको छोड़ने तक नहीं आता। उस तरह के लोगों को हॉस्पिटल्स तक, सेंटर्स तक ले जाना, क्योंकि वो इतना डर रहता था उनके अंदर कि हमारी टीम मोटिवेट करती थी उनको किसी तरीके से कि आपको कुछ नहीं होगा, देखिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं मरे तो आप फाइट करो। तो उनको जब हौसला बढ़ा देते तो उनको लगता था वो ये सही बात कर रहे हैं। नहीं तो एक मानसिकता लोगों में बैठ गई थी कि कोविड हो गया यानी कि अब मुझे मरना है। वो भय निकालना, और आप देखेंगे तो ज़्यादातर मौतें सिर्फ डर से हुई है। डॉक्टर्स खुद ये नहीं जानते थे कि कोविड है क्या, हर कोई एलियन बन के घूम रहा है। समझ में आए ना आए, खाली ऐसा पैचेस दिखता था, स्टेरॉइड आपको देना शुरू कर दिया उन्होंने, और उस तरीके से आपके ट्रीटमेंट्स होते थे। जो 6 से 8 महीने गुजरे हैं वो बहुत ही खतरनाक, मतलब एक्सपेरिमेंट के गुजरे हैं डॉक्टर्स के। जो समझदार डॉक्टर्स थे उन्होंने माना कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा कि हॉस्पिटल्स जो बना के बैठे हैं वहाँ डॉक्टर्स समझ नहीं पाते थे। और मेरा एक्सपीरियंस तो कई हॉस्पिटल्स के अंदर का रहा है, उसने कभी पेशेंट्स की नब्ज तक नहीं पकड़ी और ये पूछा हो कि क्या हुआ है। रिपोर्ट यूँ देखी जाती थी और लिखा जाता था कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आदमी ठीक हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, कई लोग ये देख कर के एक्सपायर होते थे कि बाजू वाला एक्सपायर हुआ है तो वो घबराहट के मारे इनको अटैक आया, ये एक्सपायर हो गया, एंड सबका कोविड-19 चलता था। ये हालात रहे, किसी ने कुछ देखा नहीं। और ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के अंदर कोविड का भय इतना था कि हमारी कॉलर ट्यून तक चेंज हो गई थी, जो देश में आज तक कभी नहीं हुआ है। ना इस तरह के हालात आपने देश में, जिनकी एज है या आपने जो पढ़ा होगा, कभी नहीं देखा होगा कि देश थम गया है, दुनिया थम गई है। हमारे को हौसला तब मिला जब हमने एक किताब पढ़ी थी उसी दौरान, द आइज ऑफ डार्कनेस। वो 1981 में पब्लिश हुई है किताब, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, अमेजोन पे मिलती है। 81 में उसने लिखा था कि 2020 में कैसे कोविड नाम की ये बीमारी शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी, कैसे फैलाया जाएगा, कितने साल तक रहेगी। तो उसको भी जब हमने पढ़ा था तो थोड़ा सा हौसला मिला था कि ये मैन मेड है, शायद हो सकता है कि दुनिया की एक ड्रग माफियाज जो है, जो ड्रग कार्टेल्स है, उन्होंने इस तरीके की सारी चीज़ें की हो। तो वो फिर परिवार, दोस्त, इनका सबका सपोर्ट मिलता रहा तो ये कारवां बढ़ता गया। तकरीबन 200 लड़कों की टीम ने फिर काम करना शुरू किया और मुंबई के अंदर एक मिसाल बना दी। और सोशल मीडिया को देख कर के हमने देखा फिर दिल्ली में, गुजरात में, कई जगह पे ऐसे अलग अलग लोग टीम्स बना करके काम करना शुरू किया, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा आम जनता को पहुंचा। और उसी के बाद हमको एक नया ईश्वर ने काम दे दिया जिसको कहते हैं लावारिस। तो उसको एक परिवार की तरह हम आज काम करते हैं। हम उसको नहीं बोलते हैं लावारिस, हम बोलते हैं हमारा परिवार। नहीं, ये जो महामारी थी ये सिर्फ भारत में नहीं थी, पूरी दुनिया में फैल गई थी। तो इतना ये होने के बावजूद रियली कोविड था क्या, आपको क्या लगता है? क्योंकि लोग मरते थे। सर, इसका तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जेन्यून अगर वो चीज़ें होती तो मैं शायद कई बार मर चुका होता। जो बताया गया था अगर वो जेन्यून होता तो मैं शायद कई बार मर चुका होता। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मौत से पहले मौत नहीं। अगर ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी लिखी है ना, तो मौत खुद आपकी हिफाजत करेगी कि वक्त आया नहीं। और वक्त जिस दिन आ जाएगा ना सर, वो हम बेकार में बोलते हैं कि हमने मौत को मात दे दी, बेकार की बात है। लेने वाला जब भी आया कभी खाली हाथ नहीं है। एक पीरियड है, चाहे आप डर के जिए
या लड़के जिए, ये चॉइस आपकी है। राइट, तो हमने सोचा कि डरने से अच्छा है लड़के जिए। सही है। अगर कोविड में मौत लिखी है तो जाना है, तो फिर योद्धा की तरह जाएंगे। कम से कम मर भी जाते हैं तो लोग ये तो बोलते हैं ना, ये काम करते हुए मरा। तो आने वाले दिनों में उसके अंदर योद्धा होते हैं। तो अब जिंदा है आपके सामने, तो तारीफ के काबिल है हम और हमारी टीम। सही है। ये एक बड़ी चीज़ है। तो तो क्या कैप्टनशिप मतलब के सॉरी कैप्टनशिप के अंदर कहीं ना कहीं सर रिस्क लेना होगा जीवन में। सही है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, आपको कोरोना हुआ था? सर ईश्वर की कृपा से ना मुझे ना मेरी टीम को खांसी तक नहीं हुई थी। कमाल की बात है। नहीं, अरे आपने टेस्टिंग, आपको ऐसा लगा का हो रहा है कि आपने टेस्टिंग किया, ऐसा कुछ किया? नहीं सर, मुझे कभी नहीं लगा, ना मेरी टीम को कभी लगा। देखिए मैं प्रिकॉशन लिए थे? हाँ प्रिकॉशन लिए थे। प्रिकॉशन ये लिए थे कि सर सारी कोविड बॉडी उठा के चलते थे, हम कोई मना ही नहीं करते थे। जो मेरे मोटा मोटा समझ में आया सर कि ये माइंड गेम है। आपका विल पावर जो है आपको ऊपर लाता है या बिठाता है। जिस दिन हमने मान लिया कि हम कमजोर है, उसी क्षण हम कमजोर हो जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा जीवन में कि आप बैठे हो और आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और आप उठे हो और आपने जाके किया है। तो इन सारी ही चीजों में आपका विल पावर, आपका मनोबल, आपकी मानसिक स्थिति ये होनी चाहिए कि यस मुझे करना है और ये होगा। सर रिस्क नहीं लेंगे तो कदर पता ही नहीं चलेगी क्या है क्या नहीं। सही। जीवन में इतना तो करना ही पड़ेगा। कई बार हम जाते हैं कई एक्सीडेंट्स कवर करने के लिए, हमारे साथ भी हादसे होते हैं। उससे एक नया सबक ही मिलता है, तजुर्बा मिलता ही है हमको। या तो जीतेंगे या तो तजुर्बा मिलेगा सर, दो में से एक चीज है। और हार जो है ना, हार हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हार को देख करके हार जाते हैं। सर आप फैसला कीजिए कि एक बार हारूंगा, उठूंगा फिर लड़ूंगा, उठूंगा फिर लड़ूंगा। देखिए एक क्षण के बाद या एक वक्त के बाद आप जीतोगे सर। आज हमारे यहाँ पूरे देश में IAS IPS है, कई अटेम्प्ट करते हैं। 145 करोड़ में 6000 IAS है, कमोबेश पूरे हमारे देश में। वही हमारा देश चला रहे हैं ना। तो सर क्या वो गिरे नहीं थे क्या? लेकिन उठ के उन्होंने फिर हमला किया, फिर किया, फिर किया। आज वो आपको कमांड करते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं कि क्या होगा देश में। 6145 करोड़ को तय करते हैं कैसे चलेंगे। तो ये हम जितने भी लोग हैं, हमारा विल पावर, हमारी ताकत सिर्फ हमारे दिमाग में। आप ट्राई करिएगा घर के अंदर आपको कि मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, आप बैठ जाओगे। आप ट्राई करिए कि एक पेशेंट्स आपने कहीं देखे होंगे कि पैरालिसिस लिए हुए और उसने बोला है नहीं मैं कोशिश करूँगा, और उसने इतिहास रचा है। तो सर ये सभी पे लागू होता है। ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। आपकी हिम्मत वो आपको किसी कीमत पे ले जाएगी कि आप क्या हो, कैसे हो। लेकिन ये करते समय अभी जैसे आपने बताया कि उठ के बढ़ना है, फिर से चलना है, तो ऐसे कोई भी निगेटिव थिंग्स आए क्या आपके उसमें, या फिर निगेटिव कुछ सिचुएशन आ गए जिससे वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ कहाँ पे मैं आ गया? नहीं ऐसा तो कभी नहीं लगा। तो क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी थी। दिक्कतें तो देखिए हर काम में है। हम एक स्टोरी लिखते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं कई बार। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है कि हम कभी डरे नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। कई बार ऐसा लगा कि ऐसा ना हो यार कि ये हो जाए वो हो जाए। चैलेंज तो बहुत सारे थे, ठीक है ना, डर तो था, लेकिन उस डर के साथ एक चीज ये थी कि चलो रिस्क लेके देखते हैं, करके देखते हैं यार क्या होता है। और मालिक से दुआ भी करते थे। आदमी डरता है तभी तो मानता है ना कि ईश्वर ऐसा करना ताकि कोई बीमार ना हो, क्योंकि ये डरता कि एक भी बीमार होगा तो पूरी टीम बैठ जाएगी। तो ये प्रार्थना करते थे जल्दी जल्दी कि इसमें से एक को भी खांसी भी नहीं देना। और आप यकीन करिए कि शायद
यही एक कारण रहा है कि हमारी दुआओं का ही असर रहा, लोगों के साथ जो काम करते थे शायद उनकी दुआओं का असर रहा कि हमारी टीम की एक आदमी को खांसी और सर्दी तक नहीं हुई। क्या ये मुझे लगता है कि ये 2 करोड़ लोगों की दुआएं हमारे साथ थी, जिसको लेकर के हमारी टीम ने काम किया। ये श्रेय मुझे नहीं, मेरी टीम को बहुत ज़्यादा जाता है। एक कैप्टन होना ठीक है, अलग चीज़ है, लेकिन ताकत तो मेरी टीम के बिना मेरी थी नहीं, ना उस वक्त थी ना आज है। ये सारी ही चीज़ें उनकी हिम्मत पे हम चला रहे थे, मैनेज कर रहे थे, हम मैनेजमेंट कर रहे थे जो टॉप बॉसेस करते हैं, उस तरीके से एक कॉर्पोरेट लेवल चल रहा था। सारी परेशानियाँ, सारी चीज़ें, सारे चैलेंजेस थे। और कुछ महीने तो ऐसे रहे हैं, शुरुआत में 5-6 महीने, जो कि हम घर सिर्फ नहाने जाते थे, बाकी ज़िंदगी हमारी गाड़ी में या बाहर सड़क पे सोने में जाती थी। शमशान में गाड़ी खड़ी है, सो गए, कब्रिस्तान में टाइम लग रहा है, सो गए। इस तरीके से हमने कई महीने हमने और हमारी टीम ने काटे। तो जब जाकर के अब आज ये चीज़ की खुशी होती है कि वो वक्त गुजर गया, आज उसके साथ में ईश्वर ने शायद उनकी दुआओं से हमको ये काम दिया है कि जो लावारिस बॉडीज़ है उसको लेकर के हमने एक बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया। हमारे पास आज हम ये बोल सकते हैं कि 5,000 से ज़्यादा परिवार जो हमको नहीं जानता है उसकी दुआएं हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी। लेकिन आपकी टीम चलती कैसे, मतलब जो आप बॉडी लाते हो, जो खर्चा पानी है, मतलब देखिए, कैसे फिलहाल मैनेज करते हो? पैसा जो है कुछ दोस्त मिलकर के हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने किसी से मांगा नहीं। हमने सोचा था कि क्या होता है, जब शुरुआत में हम ये मांगते तो लोग ये समझते कि धंधा लगा दिया है, नया शुरू किया है। तो हमने सोचा था कम से कम 3 साल तक थोड़ी तकलीफों से ही सही हम उन चीज़ों को चलाएंगे। अब लगभग 3 साल हमारे हो चुके हैं। अभी हमारी टीम ने सोचा है कि वेबसाइट हमने बनाने दी है, हमारा काम चालू है। अब हम क्राउड फंडिंग करेंगे, लोगों से अब मांगेंगे। अब इसलिए मांग सकते हैं कि हमारे पास इतना डेटा, इतनी बॉडीज हमारे पास हो चुकी है कि अब लोग कम से कम शंका करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हमारे देश में शंका होता ही है, लेकिन कम होगी। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की है। अगर हम शुरुआत में ही डायरेक्ट हाथ फैलाते तो ये मैसेज जाता लोगों में कि एक नई स्कीम पकड़ के लोग लेके आए। लेकिन उस महामारी में आपने एडजस्ट कैसे किया, क्योंकि फंडिंग देखने जाएंगे तो अपने देखिए, पास महामारी कुछ नहीं में था। तो फंडिंग का कैसा था कि कुछ ऐसी बॉम्बे की बड़ी मस्जिद के लोग जो मतलब कुछ मस्जिदों के ट्रस्ट वगैरह के लोग जो थे, उन्होंने हमको काफ़ी फाइनेंस वगैरह किया था उस टाइम पे। तो वो खर्च वहाँ से चल रहा था, वहाँ काफ़ी डोनर्स वगैरह थे। शुरुआत में हमने उनके साथ काम किया, लेकिन बाद में हमको पता लगा कि शायद जो हम काम कर रहे हैं उसका वो कहीं से पैसा क्राउड फंडिंग के नाम पे जमा कर रहे हैं। तो काफ़ी जब हमको कंप्लेंट्स मिलने लगी तो हमारी समझ में आया कि हमको थोड़ा अलग होकर के अपना काम करना चाहिए, कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई उस नाम पर पैसे ले रहा है ना, वो पैसे हमने तो फ्री में काम किया था उस वक्त भी, आज भी हम कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रख करके अपने आप को उनसे दूर किया। फिर हमारी जो टीम थी अलग हट करके हमने काम करना शुरू किया। कोविड काल ख़त्म हो चुका था तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें थी। फिर कुछ दोस्तों ने शुरू किया कि भाई हम बांध लेते हैं, महीने में जो आएगा उसमें हम इतना % शेयर दे देंगे। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। आज समझ लीजिए हमारे पास 85% हिंदू बॉडीज आती है, 85 to 87%, 13 से 15% अप एंड डाउन होते रहता है, वो मुस्लिम बॉडीज आती है। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर हम जो बॉडीज़ होती है वो ट्रेडिशनल तरीके से जलाना पसंद करते हैं, हम इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत कम पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट हमको लकड़े जो है वो तो फ्री देती है, लेकिन लकड़ों से बॉडी चलती नहीं है। उसको जलाने के लिए काफ़ी चीज़ें लगती है, एम्बुलेंसेस लगती है, एम्बुलेंसेस के अंदर पेट्रोल डीजल लगता है। उसके बाद जो पिंडदान होता है उसके लिए पंडित लगता है, उसकी सारी सामग्री लगती है।
तो हम ये सारा जो प्रोसेस होता है वो हम कराते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा पैसा लगता है। या हर कोई जानता है कि एक बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए कितना पैसा लगता है, क्योंकि भले घर में हुआ ना हो, आदमी दोस्तों में इसमें जाता है। तो हम वो पैसों पे नहीं जाते हैं। हमारा ये मानना है कि एक आत्मा जो दुनिया से चली गई है, अब वो लौट के आने वाली नहीं है। पता नहीं, मुस्लिम समाज में तो कहा जाता है जीवन एक ही होता है, हिंदू समाज में कहा जाता है कि कई लाखों वर्ष के बाद मिलता है। अब सब जो लाखों वर्ष के बाद भी मिले, ना हम रहेंगे ना आप, तो बेटर है कि जितना अच्छा दे सकते हैं या हम जितना अच्छा कर सकते हैं, जो शास्त्रों में जिसके जो लिखा है उस हिसाब से, कि अगर वो 1,00,000 2 लाख साल के बाद आए या न भी आए, तो कम से कम हमारी टीम, हमारी जो ट्रस्ट है वो ये चाह रही है कि हम इतना बेहतर कर दें कि जब उसके परिवार के लोगों को भी पता लगे कभी, तो उनको ये सम्मान लगे कि नहीं, हमारे आदमी के साथ न्याय हुआ है। हमने कई केसेस देखे हैं कि जो मिसिंग है, हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसके कई महीनों के बाद फैमिली हमको मिली है। फोटोज वगैरह देखने के बाद में उसने हमसे कांटेक्ट किया और पहचाना। जब फिर हमने सारी चीज़ें बताई तो बड़ा खुश होकर दुआ दे के गए। तो हमारा अपना भी कोई हो, अगर कोई मिसिंग हो, तो जाहिर सी बात है, जो धार्मिक दृष्टि से हमने काम किया है, तो कोई भी होगा वो सम्मान ही करेगा उस काम का। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। ये प्रोसीजर एक्चुअली में कैसे होती थी कोविड में? जैसे कि आप कोई बॉडी अगर हॉस्पिटल में है तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता था या कैसे? हाँ, शुरुआत में तो क्या हुआ था, जब हम लोग निकले थे तो शुरुआत में परेशानी होती थी। कि जब हम हॉस्पिटल्स पहुंचने लगे, हमने जाकर के लोगों को समझाया, बताया, तो हमने उनके नंबर लिए, उन्होंने हमारे, फिर धीरे धीरे करके ग्रुप बनाया गया था और वो ग्रुप में डाला जा रहा था कि इधर कोविड से ये डेथ हुई है। तो फिर हम रिलेटिव्स के नंबर से उनसे बातचीत करके सहयोग उनको देते थे, उनका सहयोग लेते थे और इस तरीके से काम शुरू हुआ। आज जो है ये मुंबई पुलिस कांटेक्ट करती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे सर्कल में मालूम पड़ता है कि ये बॉडी फला लोग कर रहे हैं, तो एक दूसरे के कांटेक्ट से, माउथ पब्लिसिटी से अभी कई ऐसी बॉडीज जो है जिसको लेकर के रोज़ाना 2-4 ऐसे ऑफिसर होते हैं जो कांटेक्ट करते हैं, काम को सराहते हैं, खुश होते हैं। बहुत से अधिकारी ये दुआएं देते हैं कि यार बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और वाकई में हमें भी ऐसा लगता है कि जो काम है ये बहुत सुकून वाला काम है। कुछ हो ना हो, जाने वाला दुआएं देके जाता है। और सबसे अच्छी बात इस काम की ये है कि जैसे हमारा एक थैंकलेस जॉब होता है ना, कि करने के बाद, लेकिन हमारे यहाँ जितने लोग जाते हैं वो कुछ बात ही नहीं करते हमारे सामने। वो कहीं बोलते ही नहीं कि आप दिन में क्यों आए, रात को क्यों आए, हमेशा है। क्या आपने अच्छा, जैसे इमोशनल भी होते होंगे किसी को क्रीमेट करते वक्त, बेरियर करते वक्त? अभी इमोशंस हमारे लगभग वो पत्रकारों की तरह खत्म हो चुके हैं। क्योंकि ना इमोशन से आप काम कर सकते हैं ना हम काम कर सकते हैं। अगर इमोशंस हमारे में आ गया तो मुझे लगता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। किसी बच्चे को देखकर वगैरह? देखिए, इंसान है, दुख होता है, लेकिन अगर हम उसके अंदर डेप्थ में जाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और हमने अब काम करना है। जैसे आर्मी का जवान ये सोचे कि वो उसकी किसी माँ का बेटा है, मैं गोली नहीं मारूंगा। पुलिस ये सोचे कि ये फला आदमी है, मैं इसको पकड़ूंगा नहीं। तो क्या होगा, देश खतरे में आएगा, क्राइम बढ़ेगा। इसी तरीके से हमने इमोशंस में आना शुरू किया। कई ऐसे मौके आए हैं जहां आंखें नम हुई है, लेकिन उसको हमने नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ना शुरू किया। तभी हम काम कर पाएंगे। क्योंकि जो बॉडीज हम देखते हैं रोजाना, आप मेरा यकीन करो कि आप अगर उस बॉडीज को सिर्फ देख ले, उसकी बदबू को छोड़ दीजिए, मैं आज भी अगर उसकी फोटो दिखा दूं तो आप वॉमिट कर लेंगे। त्यांच्या मोबाईलवर आहेत सगळे फोटो, ते बघवत नाहीत तुम्हाला। भयंकर आहेत सगळे चेहरे आणि हे सगळे आहे। भयानक आहे सगळं, बघवतच नाही तुम्हाला। हमारे पास जो बॉडी आती है बहुत जल्दी भी आएगी, तो वो 1 महीने बाद आती है।
और रेलवे पुलिस की 20 दिन के बाद कम से कम है। पोस्टमार्टम के बाद में भी आती यस, पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी, हर बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। ईश्वर ने ह्यूमन को जो है ना, इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया, लेकिन सबसे खतरनाक बदबू भी जो अगर किसी की है ना, वो इंसान की है। शायद इसीलिए जो है ना हम घर में रखते नहीं है उसको अंतिम संस्कार का। बाकी जानवर वगैरह जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया। एक लिमिटेड पीरियड के बाद इतनी बदबू फेंकेगा, लेकिन उसको आप बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी एक ऐसी है कि आप मेरा यकीन करिए कि आप घबरा जाओगे। हमारे लोगों को सैल्यूट है कि वो मॉर्चरी में जाते हैं, हाथ लगाते हैं, बॉडीज को पैक करते हैं। कई बार हमारे पास मॉर्चरीज में जैसे कभी एसी खराब हो गया तो हमारे लिए चुनौती ये होती है कि 2 दिन के अंदर उस बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं। वो बॉडीज को उठाना, उसको पैक करना हॉस्पिटल्स के लिए और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हॉस्पिटल्स के लोग जो है वो पैक करके गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन किसी अस्पताल से शमशान तक लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारी टीम के लिए। दूसरा चैलेंज ये होता है कि शमशान वाले उस बॉडी को देख के भागते हैं, वो बदबू इतनी रहती है। तो उसको समझाना और उसका अंतिम संस्कार करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज सेकंड हमारी टीम के लिए रहता है। हो सकता है कि लोग ये सोचते हो कि क्या अरे कुछ नहीं है, लेकिन आप गाड़ी में 15 मिनट नहीं बैठ सकते, ये मेरा चैलेंज है। हमारी टीम को इसलिए हम सैल्यूट करते हैं कि वो पूरा दिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को साइड में रख करके इस तरह के काम के अंदर हम जब बुलाते हैं खड़ी होती है, दिन हो रात हो। जो ऑफिसर्स आते हैं कई बार वो हमको इसलिए प्यार करते हैं या हमको चाहते हैं कि उन्होंने देखा कि जिस तरीके से हम बॉडीज को लेते हैं, हमने कभी उससे घृणा नहीं की। घृणा हमको इसलिए नहीं आती कि हमने बताया ना कि वो हमारे एक परिवार का हिस्सा है। तो इंसान को अपने परिवार में घृणा नहीं आती है, बाहर से घृणा होती है। तो हमारी टीम के लिए अभी सबसे अच्छी बात है कि वो परिवार की तरह ट्रीट करती है, इसके लिए उसको बदबू नहीं आती। वो बोलती भाई हमको बदबू नहीं आती। लेकिन जब हम बॉडी लेके पहुंचते तो शमशान खाली हो जाता है, कब्रिस्तान खाली हो जाता है। लेकिन हमारी जो टीम काम करने वाली है वो सम्मानजनक उसका अंतिम संस्कार कराती है, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरे परिवार है। तो इसलिए हमारी नज़र में वो काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत बहुत तारीफ के काबिल है, सम्मान के काबिल है। ग्रेट ग्रेट. कोणाला विचारायचं आहे काही? जैसे जो वैक्सीन आई थी बाद में, तो आपकी ऑपरेशन में वैक्सीन भी लिए जाएंगे तुमने? सर हमारी टीम में तो वैक्सीन अभी तक देखा भी नहीं है कैसे। किसी लिए आपकी नज़र में वैक्सीन कहाँ तक का ये सक्सेस मतलब हुआ है, जैसे आप किस नज़र देखते हो? सर नो कमेंट्स, उसका वो मेरा टॉपिक ही नहीं है। मैं कि जर्नलिस्ट होने के नाते नहीं सर, एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते ज़्यादातर केसेस मैंने देखे हैं कि वैक्सीन वालों को कुछ ना कुछ बीमारियाँ हुई है। यस वही और वैसे भी एक इंसानी तजुर्बा ये रहा है कि कोई भी दवाई बनी है तो उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है कि इतने एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों पे करने के बाद में बनाई गई है। लेकिन कोविड के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। मैंने आपको बताया ना, जो आइज ऑफ डार्कनेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको शायद बहुत से आप चीज़ें क्लियर एक विजन दिखने लगेगा कि क्या था, कैसे था, क्यों बनाया गया, ये वायरस क्या है। उसको मैं चाहता हूँ एक बार जरूर पढ़िए उस किताब। लेकिन इतना समझ में आया जीवन में कि डर होना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो कि जिससे हम मर जाए। डरना चाहिए, डरने वाला इंसान ज्यादा जीता है, लेकिन इतना मत डरो कि आप घुट के मर जाए। उससे कुछ बाहर निकलना चाहिए। जब घुटन सी बात आ जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार रिस्क ले लेना चाहिए। मरना तो है ही ना, तो एक ट्राई कर लेते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा कमाल कर जाए, जो हमने हमारी टीम में किया मुझे लगता है।
एक ओपिनियन पूछनी है आपसे कि एक तरफ आप है कि आपने इतना सब बड़ा काम किया, दूसरी तरफ एक अपने देश का प्रदेश है जहाँ पर बॉडीज को नदियों में बहाया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब देखिए ये थोड़ा सवाल पॉलिटिक्स को बगल में रखे नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं एक चीज़ आपको मैं पहले ही आपको बताया कि मैंने जब बॉडी को उठाया ना तो मैंने याद किया था कि मैं मेरा नाम इकबाल है। तो आप ये इकबाल विवाद बुलंद में रहे। ये विवाद में मुझे न डाले। मेरा बोला हुआ जो है ना वो बहुत दूर तक जाएगा, तो इसके अंदर मेरा नो कमेंट है। मतलब वो सरकार की अपनी क्या नीति है, कैसा है, वो बेहतर वही जान सकते हैं। इस काम में जितने भी आपकी टीम में लोग काम करते हैं, कुछ लोगों ने छोड़ दिया कि देखो अभी मुझे नहीं करना है। नहीं, कोविड पीरियड के अंदर देखिए मैंने बताया ना कि 200 लोगों की टीम थी, अब उसको काम बंद था, लोगों ने सोशल वर्क के तरीके से काम किया। अभी वो बेचारे सारे अपने काम पे लग गए हैं। अभी हमारी जो 12 लोगों की टीम है वो फुल फ्लैश फुल टाइम यही काम करती है। उसको हम अब सैलरी हम देते हैं, लेकिन सैलरी मायना नहीं रखता है। सैलरी तो देखिए घर चलाने के लिए बहुत ज़रूरी एक जीवन का एक पार्ट है, नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो पैसों के लिए नहीं, एक सेक्रीफाइस करके ये काम करना। उतना पैसा जितना हम दे रहे हैं उतना तो इंसान आज मुंबई में कहीं भी कमा लेता है, सड़क पर खड़े रह करके कुछ बेचेगा तो कमा लेगा। लेकिन वो ये सोच के कर रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम है, शायद इससे बहुत पुण्य मिलेगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों को बहुत फ़ायदा होगा। उसको ध्यान में रख के वो टीम काम कर रही है। तो ये सम्मानीय है। जो भेदभाव हमारे वहाँ चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के काम के अंदर हर किसी को जुड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, देखा देखी, एक दूसरे किसी ने मर्सिडीज लिया तो हम ऑडी लेने की कोशिश करते हैं। मैं भी चाह रहा हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसको देख करके ना लोग इस तरह के काम करने बाहर आए ताकि हम दूसरा काम करें। लेकिन ये काम को देख करके कोई आ ही नहीं रहा, परेशानी ये है। हमारी कंपटीशन में कोई आने को तैयार नहीं, कोई आएगा भी नहीं। करते कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ये हमारा तो मैदान ही खाली पड़ा है, कोई नहीं आ रहा है। ऐसे में कौन कंपटीशन करेगा मरने की। अभी फिर से आ रहा है कोरोना, नया वेरिएंट है सर। ये 10 साल तक इसी तरीके से चलता रहेगा, 10 साल तक चलता रहेगा। और मस्त प्रिपेयर रहिए। अच्छा मुझे बताइए सर, कोरोना खतरनाक होता है या हमारी जो टाइमलाइन होती है उसके अंदर बॉस का फोन खतरनाक होता है? अगर उसको हम झेल सकते हैं तो फिर कोरोना बहुत छोटी चीज है। काय झाला पूछता ना कधी देतोय, किती वाजले, तो वो जो 6 से लेकर के 9 तक का टाइम रहता है ना, वो कोरोना के 21 घंटे से ज्यादा खतरनाक है। रोज हम लोग मरते होते जब उसको आप जी रहे हो तो कोविड से क्यों डरते हो, ये बोलते। फिर आपको कोविड आया ही नहीं है, आपका क्या कर सकता है? आप जितना झेल चुके हो उतना तो कोविड आपका किसी का बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे जाके हाथ लगाया था। मैंने वही बताया ना कि आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड आपको देख के भागेगा। ये 3 घंटे के अंदर 21 घंटे का काम करता है। तो हमारे को तो डरना ही नहीं चाहिए। हम लोग इस फील्ड में है ना, वो तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री कोई कानून नहीं बनाए तो हमारे लिए तो एक सम्मान करना चाहिए कि ये लोग 24 घंटे के अंदर 32 घंटे का काम करते हैं। घर पे काम ही करते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आपसे ना पत्नी डरती है ना आप पत्नी से डरते हो, मतलब कितना बड़ा कमाल है। कोरोना शादीशुदा लोगों को तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए। जिसने पत्नी को झेल लिया, कोरोना क्या चीज है, बहुत छोटी चीज है। ये सब कामों में आपके जहन में रहने वाली ऐसा कुछ प्रसंग हुआ कि भाई ये सब बहुत खतरनाक था करके? ऐसा कुछ वैसे बहुत से, एक नहीं अनगिनत ऐसी चीजें रही है। मतलब मैं आपको बताऊं कि कई केसेस के अंदर हमने बच्चों को देखा जो माँ बाप को हाथ लगाने तैयार नहीं थे, अग्नि देने को तैयार नहीं थे,
अग्नि तो छोड़ दीजिए, पेपर्स देने को तैयार नहीं थे। अब पेपर्स नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। तो फिर हम लोगों ने बोला अभी भाई देखो ऐसा है कि वो आपके पिता जो मर गए उसमें 10 लाख रुपए मिल रहा है, तो वो आपको चाहिए या हम लोग क्लेम कर दे, हम लोग पेपर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। तो उसने फिर लालच में पेपर भेज दिया कि पिता का और उसका खुद का भेजा तो हमारा काम हुआ। ऐसे भी केसेस कई हुए। मतलब उस दौरान भी इंसान का दिमाग चल रहा था। कई जगह हमने देखा कि पति जो है, मुस्लिम में मट्टी दी जाती है तो ऐसा मट्टी देने के लिए वो बॉडी वहां ऐसे फेंकता था। कई बच्चों ने हमको बोला पैसा क्या चाहिए बोल, हाथ लगा, बॉडी नहीं हाथ लगेंगे। तो हमारी जिंदगी से कई चीजें देखी। अच्छा, लेकिन कमाल की ये बात है कि सड़क पे रहने वाले किसी को मैंने कोविड से मरते देखा ही नहीं। गरीब लोग में ठीक है, वो लोगों को ज्यादा मरते देखा है जो फ्लैट में रहते हैं। कोविड से डर के मारे बाहर नहीं निकले। तो उन्होंने सोचा कोविड घर में आएगा नहीं, हम बाहर जाएंगे नहीं, वो सारे चले गए। और जो सड़क पे थे जिन्होंने कहा थे ठीक है कोविड आ ले जा, तो बेचारा कोई गया ही नहीं। बड़ा कमाल की बात करा। जो जाने को तैयार था उसको नहीं छुआ। उनके मन में भावना नहीं है कोविड है करके, मालूम है नहीं। और जो जाने को तैयार नहीं था उसको कोविड लेके चला गया। जितनी मौतें हुई है वो सारी डर से हुई है, ज्यादातर। कमजोर लोग हैं वो सब। कमजोर लोग कमजोर भी है। दूसरा डॉक्टर्स जो है ना वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर भी दवा दे देना, उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है, बस खाली एक्सपेरिमेंट चल रहा था सारा। ये मेरा अपना पर्सनल, मैं वाकई में तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं कई हॉस्पिटल्स में खड़ा रहा हूँ, मैंने कई दिन बिताए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। कुछ वजह थी ऐसे जो ऑन रिकॉर्ड में बाद में बताऊंगा। तो मैं देखता था कि वो उसको खुद को पता नहीं होता, तो वो इस तरीके से वो रॉबोट की तरह चलता था। इंजेक्शन देने के टाइम भी वो इस तरीके से देख करके इंजेक्शन दे दिए उन्होंने। क्या खिला रहे हैं उनको मालूम नहीं, बस खाते जाओ। स्टेरॉइड पे काम चलता था। स्टेरॉइड एक ऐसी चीज है कि नॉर्मल इंसान को भी दोगे तो आपका प्रेशर भागना शुरू कर देगा, और जिसके शुगर है, डायबिटीज है, उसको अगर आप दोगे तो वो बूम करेगा। उसको रोकने के लिए फिर इंश्योरेंस आपने चालू कर दी थी, फिर वो आपने टोसी और पता नहीं अलग अलग सारे इंजेक्शन शुरू करवा दिए थे। और वो इंजेक्शंस भी ब्लैक के अंदर कि 2400 का इंजेक्शन आपको 10,000 में नहीं मिल रहा है। ये हालात हमने कर दिए थे उसको। हॉस्पिटल्स मनचाहा पैसा ले रहा था, वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि बस उसको ये लगता था कि बस आया है तो दे के जाएगा। मैंने खुद खड़े रह करके एक केस के अंदर चेक किया था, जो मेडिसिन दी गई थी उसके बावजूद उन्होंने इतने बड़े बड़े बिल्स बनाए थे उसके अंदर कि उनको बताना पड़ा कि ये क्या है। तो उसने बोला सॉरी। तो जो हम खड़े रह करके जो देख रहे थे उनका ये हालात था। तो जिसकी जो बेचारे देख नहीं पाते थे, इनको समझ नहीं थी। आप सोचिए कि किस तरीके से पैकेजेस आते थे, लाखों में बिल्स, 12 लाख 15 लाख। ठीक है। जो सेंटर्स हमारे बने थे वहाँ की पोजीशंस ये थी कि डॉक्टर्स की कमी थी, ट्रेनी डॉक्टर्स हमने उतार दिए थे, और वो ट्रेनी डॉक्टर जो पहले से डरे हुए थे, उनको पता था कि पेशेंट्स को हाथ लगाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो डरा हुआ आदमी किसी की क्या मदद करेगा। हम जिस रात को निकलते हैं, कुत्ता स्ट्रीट का जो हमारे पीछे भागता है वो खुद डरा हुआ होता है, और हम उसको देख के दो डरे हुए लोग एक दूसरे की मदद कर ही नहीं सकते। तो हमारे हालात उस वक्त जो थे, चाहे वो किसी भी सेंटर के रहे हो, मैंने सेंटर्स भी अंदर जाके देखे हैं। सेंटर्स की जो तकलीफ थी वो ये थी कि सारे बेड्स एक दूसरे के सामने लगे हुए थे, उसके सामने कर्टन्स नहीं थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या सेंटर्स हो। तो क्या होता था, एक पेशेंट्स को जब आदमी देखता था कि वो मर रहा है तो पास पड़ोस के 10 लोग जो है वो देखते थे, तो उनमें वो भय होता था
ये गया, अब उसको लगता था अब ये मरेगा, पशु लग गया। तो एक दूसरे को देख करके है ना बहुत से लोग एक्सपायर हुए। डर के मारे। हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ठीक है आनंद फानंद में हमने सारी चीज़ें बना दी, सेंटर्स ये वो जिसके स्कैम सभी खुल रहे हैं, लेकिन आपने इतना किया, स्कैम ठीक है, उसके साथ में कुछ थोड़ा कर्टन्स वगैरह लगा देते हैं ताकि पेशेंट्स एक दूसरे को न देख सके, तो भी शायद बहुत सी जानें बच सकती। ट्रेनी डॉक्टर्स थे, वो बेचारे चाहे डेंटिस्ट हो ये हो, सबको डालते जाओ, बस जहाँ से मिले तू आ, खाली बस खड़े रहेगा, दिखा हमको क्या है तू। अच्छा, अंदर किसी को आपको जाने दिया नहीं जाता था, क्या आप ये बोल सको डॉक्टर साहब आप ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल सा आपने उसूल बना के रखा था, कोविड है आप नहीं जा सकते। जब कोविड आप जा ही नहीं सकते हो तो अंदर आदमी आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, सारा जो दे रहे हो बस आप ही सही बोल रहे हो, फिर तो झूठ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं तो हॉस्पिटल्स में कुछ दिन रहा हूँ, मैंने उसको झेला है, मैंने वो दर्द अंदर के लोगों का महसूस किया है, इसलिए मैं इतने चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जिन लोगों ने हॉस्पिटल ना चला करके जिन्होंने बोला कि ठीक है ये खा ले कुछ नहीं है, ऐसे लोगों ने कई लोगों की जान बचा दी। लेकिन जिन लोगों ने एडमिट कराया ना, उसमें ज़्यादातर मौतें हुई। उसमें भी अच्छे डॉक्टर्स थे जिन्होंने कई लोगों को ठीक करके भेजा, लेकिन जो बड़े बड़े सेंटर्स और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने सिर्फ बिजनेस किया। ये हमारा दुर्भाग्य है।